सेवा विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग कल्याण विभागों को सेवा नाम से एक नए विभाग की विलय कर दिया है। इसका उद्देश्य गरीबों, वंचितों, समाज के हाशिए पर रह रहे लोगों के उत्थान के लिए समर्पण की भावना को मूर्त रूप देना और कल्याण कार्यक्रमों का एकीकृत कार्यान्वयन करना है। सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान पेंशन भत्ता आरंभ करने की पात्रता के अग्रिम और सक्रिय निर्धारण के लिए अनूठी पहल की है। लाभार्थी की 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने में परिवार पहचान पत्र डेटा के आधार पर स्वचालित रूप से पहचान की जाती है और इच्छुक लाभार्थियों द्वारा प्रदान की गई सहमति के आधार पर लाभ प्रदान किया जाता है। मई 2022 से जनवरी 2023 तक 28,488 ऐसे लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है। वर्तमान में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ 29.71 लाख से अधिक लाभार्थियों को 25 रुपए प्रति माह की दर से दिया जा रहा है। मैं 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी सभी लाभार्थियों के लिए मासिक लाभ को बढ़ाकर 2750 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव करता हूं। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए आय पात्रता सीमा जो वर्तमान में स्वयं और पति या पत्नी के लिए 2 लाख रुपए प्रति वर्ष है, उसे पीपीपी सत्यापित डेटा के आधार पर बढ़ाकर 3 लाख रुपए प्रति वर्ष किया जाना प्रस्तावित है। मैं पीपीपी डाटा के आधार पर लाभार्थियों की सक्रिय पहचान को दिव्यांग पेंशन तक विस्तारित करने का भी प्रस्ताव करता हूं, क्योंकि पीपीपी में अब दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट पहचान अर्थात यूडीआईडी से ऑटो लिंक कर दिया गया है, जिसके माध्यम से अब देश भर में दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। पीपीपी के आंकड़ों के आधार पर राज्य में 80 वर्ष से अधिक आयु के 3.3 लाख से अधिक व्यक्ति हैं। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस आयु वर्ग के बुजुर्गों की कुशल क्षेम जानने के लिए प्रहरी योजना के तहत सरकारी कर्मचारी द्वारा 2 महीने में एक बार व्यक्तिगत दौरा किया जाए। व्यक्तिगत दौरे के आधार पर चिकित्सा सहायता का या संपत्ति की सुरक्षा आदि सहित अगले कदम संबंधित सरकारी एजेंसी द्वारा उठाए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर लिया गया है और पुलिस विभाग को आंकड़े उपलब्ध करा दिए गए हैं। 80 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के लगभग 3600 व्यक्ति परिवार पहचान पत्र डाटा के आधार पर अकेले रह रहे हैं, जिनकी आय वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के अलावा प्रति वर्ष 25,000 रुपए से कम है। मैं एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं, जिसमें उनकी सेवा आश्रम में देखभाल की जाएगी, जहां वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा सहित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम योजना का विवरण अलग से स्वीकृत किया जाएगा। हरियाणा के सबसे गरीब परिवारों, जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख रुपए तक है, के उत्थान के लिए उनकी आय बढ़ाकर कम से कम 1,80,000 रुपए वार्षिक करने के मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में वित्तीय लाभों का पैकेज उपलब्ध कराया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आयोजित अंत्योदय मेलों के माध्यम से 36,993 परिवारों को ऋण स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 23-24 के लिए मैं इस आय वर्ग में कम से कम 2 लाख से अधिक परिवारों को कवर करने का लक्ष्य तय करने और उन्हें 1 लाख रुपए तक की राशि बैंकों से उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं। इसके लिए 2,000 करोड़ रुपए बैंकों के परामर्श से अलग रखे जाएंगे। इसके अलावा जिन पहचाने गए परिवारों के आवेदन खराब सिविल स्कोर के कारण अस्वीकार कर दिए गए हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए गारंटी सहायता प्रदान की जाएगी कि ये आय सृजन गतिविधियों के लिए वित्त पोषण प्राप्त करने के पात्र बन जाएं। योजना का विवरण अलग से नोटिफाई किया जाएगा। पूर्व में दिव्यांग बच्चों के लिए जिला रेड क्रॉस द्वारा स्कूल चलाए जाते हैं। अब समय आ गया है कि सरकार ऐसे दिव्यांग बच्चों को भी उचित शिक्षा और देखभाल प्रदान करने की जिम्मेवारी संभाले। राज्य में ऐसे 15 स्कूल हैं और मैं इन स्कूलों के संचालन के लिए राज्य के बजटीय संसाधनों से वित्त पोषण तथा सामाजिक सहभागिता लाने का प्रस्ताव करता हूं। 23-24 के लिए सेवा क्षेत्र को 10,524 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों से 7.1% अधिक है। महिला एवं बाल विकास। सरकार बच्चों, महिलाओं में कुपोषण को कम करने और उनकी भलाई कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पिछले साल बाल संवर्धन पोर्टल लॉन्च किया। हर बच्चे के कद और वजन के आधार पर उसकी ट्रैकिंग शुरू हो गई है। ये सरकार को ऐसे प्रत्येक बच्चे की पहचान करने में सक्षम करेगा जो स्टंटिंग और वेस्टिंग सहित कुपोषण का सामना कर रहा है, और पीपीपी डाटा के आधार पर परिवार की आय की स्थिति के आधार पर उन्हें अतिरिक्त पोषण सहायता प्रदान करेगा। मैं अगले 3 वर्षों में 6 वर्ष तक के बच्चों में स्टंटिंग, वेस्टिंग और कम वजन की घटनाओं को 50% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किए जाने की आशा करता हूं। मुझे राज्य के बच्चों के हित में इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सहयोग मिलने की आशा है। 2 साल पहले मैंने कहा था, सरकार 4000 आंगनवाड़ियों को प्ले स्कूल तब्दील करेगी। ये प्ले वे स्कूल अब 5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को सफलतापूर्वक बाल देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। मैं मौजूदा आंगनवाड़ियों को प्रवृत्त करके और प्रारंभिक शिक्षा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करके अगले 2 वर्षों में 4000 और प्ले वे स्कूल जोड़ने का प्रस्ताव करता हूं। मैं वित्त वर्ष 23-24 के लिए महिला और बाल विकास क्षेत्र को 2047 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 10.3% की वृद्धि है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत लाभार्थी परिवारों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थी परिवारों की संख्या दिसंबर 22 से पहले 26 लाख परिवारों से बढ़कर 31.5 लाख परिवारों तक पहुंच गई है। 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए नए पीले कार्ड बनाने की प्रक्रिया परिवार पहचान पत्र से जोड़कर स्वचालित कर दी गई है। पहले पीले कार्ड हर दशक में एक बार बनाए जाते थे, परंतु अब पीले कार्ड के लिए योग्यता हर महीने स्वचालित ढंग से निर्धारित की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार से अतिरिक्त बजटीय आवंटन की आवश्यकता होगी, जो सरकार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। 7 जिलों में 4341 ई वेंडिंग मशीनों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण शुरू किया गया है। खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं के वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार वर्ष 2023-24 में इसे सभी जिलों में विस्तारित करने का प्रस्ताव करती है। सरकार ने हरे राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। आवेदक अब ऑनलाइन जाकर विभागीय वेबसाइट या अंत्योदय सरल प्लेटफॉर्म पर पीपीपी संख्या का उपयोग करके अपना हरा कार्ड डाउनलोड कर सकता है। सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि 14 वर्ष तक का कोई भी बच्चा शिक्षा के अवसरों से वंचित न रहे। वर्तमान में पीपीपी डाटा के आधार पर उन बच्चों की पहचान के लिए सर्वे कराया जा रहा है जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। जिन निर्माण स्थलों पर सर्वेक्षण में निर्माण श्रमिकों के बच्चों की पहचान की गई है, वहां क्रैच, प्ले स्कूल और साइट स्कूल खोले जाएंगे। इन क्रैच, प्ले स्कूल और साइट स्कूलों की स्थापना पर आने वाली लागत हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा वहन की जाएगी। सरकार सुनिश्चित करेगी कि ऐसे बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए 12वीं कक्षा तक सहायता मिले। श्रम कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए मैं श्रम कल्याण बोर्डों के पास उपलब्ध निधि से एनसीआर में श्रमिकों के लिए किफायती किराए की आवास योजना के रूप में लेबर हॉस्टल स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। श्रमिकों के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहित करने और संबल प्रदान करने के लिए मैं एक नई मुख्यमंत्री श्रम योगी प्रतिभावान योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं, जिसमें इस योजना के तहत पूर्ण ट्यूशन अनुदान, छात्रावास शुल्क, पुस्तकों और कंप्यूटर द्वारा उनकी तकनीकी व्यवसायिक और उच्च शिक्षा के लिए सहायता दी जाएगी। इस योजना का वित्त पोषण हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड यानी के पास उपलब्ध धनराशि से किया जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए श्रम क्षेत्र के लिए 229 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 48.4% अधिक है। रक्षा, पूर्व रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों द्वारा राष्ट्र के लिए दी गई उनकी सेवाओं और सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करते हुए सरकार पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और विधवाओं को वित्तीय सहायता, सरकारी सहायता और युद्ध हताहतों के निकटतम परिजनों को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करने जैसी कई योजनाएं चला रही है। वर्ष 2023-24 में सरकार की योजना 7 जिलों में एकीकृत सैनिक सदन बनाने की है। एकीकृत सैनिक सदन परिसर में
जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय, सैनिक रेस्ट हाउस और पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, क्लिनिक, कैंटीन और लिफ्ट व रैंप के साथ एक कॉमन हॉल होगा। मैं वर्ष 2023-24 के लिए सैनिक और अर्धसैनिक क्षेत्र के लिए 136 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के लिए अनुदानों में 14.7% की वृद्धि है।